जय हिंद साथियों, आपने कहीं ना कहीं तो ग्लोब के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में जरूर सुना होगा। आखिर ये ग्लोब, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अगर आप कहीं भी किसी लाइब्रेरी में गए होंगे या फिर किसी ऑफिस में गए होंगे तो वहां पर गेंद जैसी एक संरचना दिखाई देती है, इस प्रकार से दिखाई देती है या फिर इस प्रकार से दिखाई देती है। इसी संरचना को ग्लोब कहा जाता है। जब आप किसी भी लाइब्रेरी या किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में प्रवेश करने पर आपको तुरंत ये वाली संरचना दिखेगी। इसी संरचना को ग्लोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। जैसे दो ये बच्चे हैं, ये क्या देख रहे हैं? ये ग्लोब देख रहे हैं। और ग्लोब होता क्या है? ग्लोब पृथ्वी के आकार का एक छोटा सा नमूना होता है। अगर आप यहां पर इस चित्र को देखेंगे तो ये हमारी पृथ्वी है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के आकार का एक छोटा सा नमूना होता है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ग्लोब के मध्य से, या फिर ऐसा कह लीजिए कि पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं, या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, 0 डिग्री अक्ष पर गुजरती है। ठीक है। इसे भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ये एक भूमि है और ये भूमि के मध्य से होकर के गुजरती है, पृथ्वी के मध्य से होकर के गुजरती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं और साथ साथ में इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे, जब पृथ्वी के मध्य से विषुवत रेखा होकर के जाती है, जिसे इंग्लिश में इक्वाटोर बोलते हैं, तो हमारी पृथ्वी गोले के आकार जैसी संरचना है। अब यहां पर जब विषुवत रेखा गई तो ये पृथ्वी 2 भागों में कट गई, यानी 2 अर्धगोले में कट गई। जो ऊपर वाला भाग होता है वो उत्तरी भाग होता है और नीचे वाला जो भाग होता है वो दक्षिणी भाग होता है। तो ऊपर वाला जो अर्धगोला होगा उसे हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो अर्धगोला होगा उसे हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप यहां पर साफ साफ देखेंगे तो आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं, एक ऊपर वाला पिक पॉइंट, एक नीचे वाला पिक पॉइंट। ऊपर वाला जो पिक पॉइंट होता है उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला जो पिक पॉइंट होता है उसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अभी हमने आपको बताया है कि पृथ्वी के मध्य से जो रेखा जाती है उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वाटोर लाइन बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। जब भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य से गुजरती है तो पृथ्वी 2 गोलार्धों में बट जाती है, एक तो होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन अब आप यहां पर देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के मध्य से ऊर्ध्वाधर एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ये ग्रीनविच लाइन पृथ्वी को पुनः 2 भागों में बांट देती है जिसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध और बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। अब यहां पर आपको फिर से ध्यान देना है कि पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजर कर गई है इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा, या फिर इसी को बोल देते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। जो भूमध्य रेखा होती है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, यानी साफ साफ हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो ये लंबी लंबी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। और आप यहां पर देखेंगे ऊर्ध्वाधर एक लाइन गई हुई है जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। यहां पर लिख दे रहे हैं हम, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। तो चलिए अब हम विस्तार से समझते हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जो रेखाएं होती हैं यह हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई क्षैतिज रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अगर आप अपनी पृथ्वी पर रियल में देखेंगे तो हमारी पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं गई है, केवल इसकी कल्पना की गई है। और ग्लोब पर
जो रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं। दूसरी बात, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये आपस में समांतर होती है, मतलब ये एक दूसरे के समांतर होती हैं और इनके बीच की जो दूरियां होती हैं वो हमेशा समान होती है। इनके बीच की जो दूरियां होती हैं वो हमेशा समान होती। दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है। दूसरी बात, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे गोरे के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। अब यहां पर आप देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं हैं ये तो देशांतर रेखाएं हैं। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बीच में बन गया एक डिब्बा। इस डिब्बे को बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? इस डिब्बे को बोलते हैं ग्रिड। अगर अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं इन्हें एक एक डिग्री के दूरी पर डिवाइड किया जाता है। यानी जो बीच वाली रेखा होगी, जो विषुवत रेखा होगी, वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। उससे ऊपर होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। तो यहां पर हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए हमने 90, 80, 70, 60 में डिवाइड कर दिया है आपको समझाने के लिए। अगर आप यहां पर देखेंगे नीचे की तरफ, 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच का दक्षिण वाला जो रीजन होता है उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच का जो रीजन होगा उत्तर वाला, उसे बोलेंगे उत्तरी भाग का ट्रॉपिकल रीजन। अब हम फिर से नीचे आते हैं, 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच का दक्षिण वाला जो रीजन होगा उसे बोलेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन। अब यहां पर 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का जो रीजन देखेंगे उत्तरी भाग में, वो उत्तरी भाग का सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। अब यहां पर नीचे आप फिर से ध्यान देंगे कि 45 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में जो रीजन होगा दक्षिण वाला उसे बोलेंगे टेम्परेट रीजन बोलेंगे। अगर हम फिर ऊपर आ जाएं तो यहां पर 45 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री के बीच में जो उत्तरी भाग वाला रीजन होगा उसे बोलेंगे टेम्परेट रीजन। अगर हम इसके ऊपर बात करें 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा वो पोलर क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि यहां पर सालों साल बर्फ जमी रहती है, वो चाहे उत्तरी भाग हो या फिर दक्षिणी भाग हो। विषुवत रेखा से ऊपर और विषुवत रेखा से नीचे 90-90 लाइनें होती हैं, मतलब एक एक डिग्री में डिवाइड होती है सारी की सारी अक्षांश रेखाएं। तो 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर और 90 अक्षांश रेखाएं नीचे, कितनी कितनी हो गई? 90-90 हो गया 180। और जो बीच वाली विषुवत रेखा गई है, जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, वो भी इसमें एक ऐड कर दीजिए, एक ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगी 181 अक्षांश रेखाएं। मतलब टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 181 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। पृथ्वी के मध्य से या ग्लोब के मध्य से जाने वाली जो रेखा होगी उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे, या फिर भूमध्य रेखा बोलेंगे, या फिर विषुवत रेखा बोलेंगे। लेकिन अगर आप उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और यही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और भारत को 2 भाग में डिवाइड कर देती है। भारत का जो उत्तरी वाला भाग हो जाता है वो हो जाता है उत्तरी भारत, और जो दक्षिण वाला भाग होता है कर्क रेखा से उसे बोलते हैं दक्षिणी भारत। अगर आप यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। अब भारत में एक नदी बहती है जिसका नाम है माही नदी। जो माही नदी होती है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अब यहाँ पर जो ये नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम है कांगो नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब यहाँ पर आपके सामने एक नदी और दिख रही होगी जिसका नाम है लिम्पो नदी। ये अफ्रीका में बहती है। ये लिम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये है मकर रेखा और इस मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो चलिए अब हम देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं कि आखिर देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आपको यहाँ पर ये ग्लोब दिख रहा होगा और ग्लोब का जो ऊपर वाला भाग है ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव।
अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये आपस में समांतर नहीं होती हैं, यानी इनके बीच की दूरियां बराबर नहीं होती हैं। अगर आप विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे ध्रुवों की तरफ, तो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो घटती चली जाती है। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे विषुवत रेखा से, क्या होता है, देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो घटती हुई चली जाती है। लेकिन जब आप ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। या फिर उत्तरी ध्रुव से जब विषुवत रेखा पर आते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। और विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। अगर आप यहां बीच में देखेंगे तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। इस ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर 180 देशांतर रेखाएं और पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो 180 देशांतर रेखा ये और 180 देशांतर रेखा ये, मतलब 180 और 180 प्लस कितना हो गया? 360। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 360 हो। लेकिन वहीं पर अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो इनके बीच की दूरियां बराबर होती हैं। यहां पर देखेंगे बीच की दूरियां हमेशा बराबर रहेंगी, लेकिन जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो समान नहीं होती है। यहां पर देखेंगे ये अक्षांश रेखा है, काफी छोटी है, यहां पर है काफी छोटी है, यहां पर है थोड़ी बड़ी हो गई, यहां पर आई और थोड़ी बड़ी हो गई। जो बीच वाली भूमध्य रेखा है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ग्लोब के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिली होगी।